for day one, introduction to COMSOL multiphysics, overview of COMSOL modules, structural mechanics, fluid dynamics, heat transfer, and other modules and application, COMSOL installation, COMSOL GUI and workflow, and also a live demo for some examples. These are the contents for today seminar, for today first part of the seminar. So the difference between CFD and FEM, it is very important. These are basically three terms, and the difference between these three terms are: the first one is finite element analysis, just stand for finite element analysis. The second one stands for computational fluid dynamics, and the third one stands for finite element method. So, in very short description, I will explain the difference between these three. That this kind of analysis is only for fluid problem, fluid flow. The difference between FEA and FEM is, in FEA we use software. It may be ANSYS भी हो सकता है, COMSOL भी हो सकता है, ओपन फॉर्म भी हो सकता है. कोई भी एनालिसिस का टूल यूज करके उसको एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं, और जस्ट हमें पता होता है कि कौन सा फिजिक्स इस प्रॉब्लम के लिए कंपलसरी होगा, और हमें बाउंड्री कंडीशंस का भी पता होता है. तो हम क्या करते हैं कि फिजिक्स अप्लाई करके उसको इनपुट देते हैं, और सॉफ्टवेयर के बैक पे जो भी चीजें हो रहे हैं वो हमें नहीं पता. हमें जस्ट इससे गरज होता है कि हमने जो इनपुट दिया है उसके हिसाब से आउटपुट हमारा क्या आ रहा है. ठीक है, तो हम एपीए में सॉफ्टवेयर को यूज करके ब्लैक बॉक्स की तरह यूज करते हैं. हमें कोई उसके बैक पे जो कोड रन हो रहा है, उसके बैक पे जो कैलकुलेशन हो रहे हैं, उनका इतना खास आइडिया नहीं होता. एफईएम में ये होता है कि जो उसके बैक पे चीजें हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और इसकी मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसकी अलग स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा. फॉर एग्जांपल इसका K1 है, इसका K2 है, तो इसका अलग स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा. फिर वो दोनों जो स्टिफनेस मैट्रिक्स होंगे वो असेंबल होंगे, और फिर F इज इक्वल टू KX, जो हमें पता है ये फार्मूला यूज होगा, तो इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट फिर इसी इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे तो फोर्स निकलेगा, और इस फोर्स को फिर आगे हम स्ट्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ये सारा, तो आई थिंक ये बहुत वाजे हो गया है कि जो एफईएम है या एफईए है और सीएफडी है, इसका हमें एटलीस्ट पता हो कि एफईएम में क्या होगा, एफईएम में क्या होगा, और सीएफडी में क्या होगा. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास तीन तरीके होते हैं. पहला अप्रोच क्या है, एनालिटिकल है. दूसरा अप्रोच क्या है, एक्सपेरिमेंटल है. और तीसरा अप्रोच क्या है, सिमुलेशन है. तो इनमें से जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो हमारे पास है एनालिटिकल अप्रोच. एनालिटिकल अप्रोच में क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी 100% और 95 प्लस एक्यूरेसी. लेकिन उसके प्रॉब्लम्स क्या है कि उनमें जस्ट जो रेगुलर शेप ज्योमेट्रीज है, सिंपल ज्योमेट्रीज है, उसके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है. या फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, तो हमारे पास जो लेमिनर फ्लो है उसके लिए अभी तक मॉडलिंग हो चुकी है, लेकिन जो टर्बुलेंट मॉडलिंग है, जिस तरह एडवांस लेवल के रेंज और रेम और ये, इस पे अभी तक रिसर्च चल रहा है. तो उस केस में फिर आप जो है ना एनालिटिकल अप्रोच को अप्लाई नहीं कर सकते. तो जस्ट लिमिटेड केस में हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन अवेलेबल होगा, although दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रोच रिगार्डिंग एक्यूरेसी. दूसरा जो अप्रोच है वो एक्सपेरिमेंटल है. ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड या आसान अप्रोच है. आपने किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना है तो आप उसको फैब्रिकेट करें, और फिर उसकी टेस्टिंग करके करेक्टराइजेशन से आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि कभी कभार आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो अच्छे आ रहे होंगे,
लेकिन एक एज पर ओरिजिनल सोल्यूशन वो ठीक नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटल या जो सिमुलेशन अप्रोच है इसको फिर क्रॉस वैलिडेट करना पड़ता है। क्रॉस वैलिडेट का क्या मतलब है कि आप उसको दो तरीकों से सॉल्व करें, सिमुलेशन से सॉल्व करें और एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करें या एनालिटिकल से सॉल्व करें, तो तभी ये वेरीफाई होगा कि जो आपका काम है वो ठीक है। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि अगर जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम ये होगा कि आप हिट एंड ट्रायल पे स्पेसिमेन बनाते हैं जिसपे लेबर कॉस्ट भी आएगा, जिसपे जो है ना मशीनिंग कॉस्ट भी आएगा, जिसपे मटेरियल कॉस्ट भी आएगा, और अगर वो रिजल्ट ठीक आ गए तो दैट इज ओके। लेकिन अगर वो रिजल्ट ठीक नहीं आए तो इसका मतलब ये कि आपको दोबारा फैब्रिकेट करना पड़ेगा, दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये उसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। इसी वजह से दूसरे अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है। इनमें से जो सबसे वीक अप्रोच है इन कंपैरिजन टू एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, दैट इज सिमुलेशन अप्रोच। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार नॉन लीनियर प्रॉब्लम जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉडल को सिंपल कर देते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं। तो जो मैथमेटिकल मॉडल आप लोगों को पता होगा कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना होता है तो उस फिजिकल फिनोमेना को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और बस जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं, और वही डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉन लीनियर प्रॉब्लम को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए जो हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स है उसको इग्नोर कर देते हैं। व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू द ट्रंकेशन एरर। और वही ट्रंकेशन एरर क्या करेगा कि आपका जो सिमुलेशन रिजल्ट है दैट विल नेवरली नेवरली करेक्ट और नेवरली मैच विद द एनालिटिकल सॉल्यूशन। लाजमी बात है, अगर 99% ठीक हो सकता है, 100% ठीक नहीं हो सकता, अनलेस के जिस तरह मैंने बताया कि अगर सिंपल ज्योमेट्री है उसके एनालिटिकल सॉल्यूशन और फिर सिमुलेशन रिजल्ट आपस में मैच हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होगा कि ट्रंकेशन एरर जो आप या जो assumption आप ले रहे हैं उसकी वजह से आपके रिजल्ट मैच नहीं होंगे। हाँ, इसका फायदा ये होगा कि आपको जस्ट एक पीसी चाहिए और स्किल चाहिए। आप पहले प्रिडिक्टिव रिजल्ट अचीव कर ले, जिस तरह मैंने ड्रॉपलेट वाला एग्जांपल शो किया, जिस तरह मैंने माइक्रोमिक्सर वाला एग्जांपल शो किया। तो आप पहले रिजल्ट प्रिडिक्टिव निकाले, और जो आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है वो पता चल जाए कि वाकई जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, जिस एबिलिटी के बेस पे मैं आगे जो है ना काम करना चाहता हूँ, वो हमारे पास ठीक आ रहा है। तो ये आपका एक तो एक्सपेरिमेंटल के साथ सपोर्ट भी हो जाएगा, और दूसरा क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ तुम्हारा काम ठीक है। और जो कास्ट वगैरह है आप पहले ऑप्टिमाइज कर लेंगे, और ऑप्टिमाइजेशन के बाद फिर आप जो है ना इसको प्रैक्टिकली फैब्रिकेट करके टेस्ट करेंगे। तो कास्ट इफेक्टिव अप्रोच है। तो ये कुछ थ्री टेक्निक्स थे जिसमें से सिमुलेशन वाले अप्रोच पे हमारा ये सिमिलर फोकस है। ये आप देख सकते हो, फ्लूइड स्ट्रक्चर डायरेक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें जो है ना फ्रॉग जो है ना स्विमिंग कर रहा है, और आप देख सकते हो इसके ये जो लेव्स है, लोअर लेव्स, इसके ऊपर जो है ना वर्टिसेस जनरेट हो रहा है जस्ट लाइक इन रियल टाइम। तो सिमुलेशन का ये फायदा है कि आपको जो है ना प्रिडिक्टिव रिजल्ट मिल जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। इवन के इसके बाद जो एडवांस लेवल का हमने सिमुलेट किया था तो उसमें जो इसके अपर लेब है वो भी इस तरह रोटेट कर रहे थे। तो ऑनलाइन मेंबर्स के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जस्ट मैं वो उसको रिपीट करके फिर आगे प्रोसीड करता हूँ कि हम कंसोल की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम ओपन फोम, एनसेस या बेकस या कोई और सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज करते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये सारे सिमुलेशन या एनालिसिस टूल है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टी किस पे है, और आपको जो है ना कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ना ज्यादा अच्छा आता है या आपने आपको पढ़ाया गया है।